एक और न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस या पेरिस या लंदन से आंखें मिलाते हुए हमारे देश के महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली हो या कलकत्ता हो या चेन्नई हो या बेंगलोर हो। तो दूसरी ओर आज भी बिहार में जब बाढ़ आती है तो हम देखते हैं कि लोग किस तरह से बदहाल हो जाते हैं। मिट्टी के घर और छप्पर में रहने वाले लोगों का वो एकमात्र आशियाना भी कोसी नदी की बाढ़ में बह जाता है और वो खुले में बरसात की बूंदों के बीच अपना जीवन बसर करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कभी इस बात पर विचार करते हैं? ये आजादी सबकी आजादी होनी चाहिए। शायद सभी तक ये आजादी अभी नहीं पहुंची। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हर आंख का आंसू हम नहीं पोंछ लेते हैं तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी। तो 77 साल हो गए लेकिन अभी भी हर आंख का आंसू पोंछने में हम सक्षम नहीं हो पाए। ये कोई किताबी बातें या बहुत लफाजी वाली चीजें नहीं, अच्छी अच्छी बातें भाषण देना नहीं। असली बात है देश की सच्चाई को बयान करना और जनता के मर्म तक पहुंचना। अब कोई व्यक्ति जो बीमार से करा रहा है या जिसके घर में छोटा सा बच्चा माँ रोटी कह करके चिल्ला रहा है, उससे कहो कि अरे आज तो 15 अगस्त है, तुम तिरंगा नहीं फहरा रहे हो, क्या तुम में राष्ट्रभक्त की भावना नहीं है? तुम तो बड़े ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो और रोज कमाते हो, एक दिन नहीं कमाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो वास्तव में ये उसकी गरीबी का उपहास है और वास्तव में हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर किया 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया, तो जिन लोगों के हाथों में वो सत्ता आई उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जल्दी से जल्दी सबसे पहले हम इस देश के लोगों को भूख से मुक्ति दिलाएं। जीवन की जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत, उसमें भी सबसे पहले रोटी की जरूरत, तो रोटी से मुक्ति दिलाएं। अन्य सब चीजों की बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोटी, क्योंकि भूख से या भूख को शांत करने से बड़े पुण्य का काम कुछ और नहीं होता। हम अक्सर अपने क्लास में आप लोगों से कहते ही रहते हैं कि कितना सटीक लिखा है गोपाल दास नीरज ने कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाप के बाप को वीरान बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्त सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो जब तक लोग भूखे हैं उनसे हम देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करें और उनको देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करें, तो वास्तव में ये बहुत निकले बातें ऐसा दिखाने की कोशिश चलती रहती है कि भारत दुनिया में बहुत अग्रणी देश बन चुका है। जैसा मैंने कहा कि मोर को देखा होगा आपने, मोर बहुत सुंदर पक्षी, हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी। उसके पंख कितने अच्छे, भगवान ने उसके सिर पर ताज दिया हुआ, सुनहरे पंख। लेकिन मोर खुद ही नाचते नाचते जब अपने पैरों की ओर देखता है तो शर्मा जाता है, सकुचा जाता है, क्योंकि मोर का पूरा शरीर जितना सुंदर होता है उसके पैर उतने ही बदनुमा होते, बदसूरत होते। तो वैसे ही भारत माता
भारत में ऊपर ऊपर बहुत सी सुंदर चीजें हैं, चमक दमक है, ग्लैमर है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि अपने प्राइवेट प्लेन भी लोगों ने रखे हुए हैं। और यदि केवल हम उसे ही भारत माने तो वास्तव में हमारा भारत बहुत सुंदर है। वो अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, तमाम देशों की बराबरी करता है। लेकिन उस मोर के पैरों की ओर देखो, उस मोर के पैर हैं भारत के गांव। वहां वो गांव में क्या वो चमक दमक है, उन गांव के लोगों के चेहरे क्या जो क्रीम और तमाम सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल ऊपरी तबके के लोग करते हैं, गांव के लोग जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, क्या उन सब सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल कर पाते हैं? गांव में तो अभी भी बहुत से लोग हैं जो मिट्टी से बाल साफ कर लेते हैं, शैम्पू नहीं लगा पाते, या तमाम लोग हैं जो देह में साबुन नहीं लगा पाते, और दूसरी ओर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे पूरे टब में ही साबुन डाल देते हैं, नहाते हैं। तो ये जो असमानता है, किसकी कीमत पर है ये असमानता? किसी भी देश की जो बुनियाद है वे 3 लोग होते या 3 वर्ग होते, विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों, भारत जैसे देश। एक तो हमारा किसान है, इसीलिए शास्त्री जी ने कहा कि जय किसान। और एक हमारा जवान है देश की रक्षा करने के, इसीलिए जय जवान भी कहा गया। और तीसरा उसमें जोड़ दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से हम तेजी से प्रगति करके जल्दी से जल्दी अपनी बदहाल स्थिति को खुशहाल में बदल सकते। इसलिए विज्ञान अर्थात हमारे देश के वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, जो प्रोफेशनल्स हैं, वे जब तक इन तीनों लोगों की स्थिति और समाज में वास्तविक सम्मान इन तीनों वर्गों को प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं जा पाएगा। इसी में शिक्षक भी शामिल, जो विज्ञान है, विज्ञान पढ़ाने वाले, उसमें शिक्षक भी शामिल। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है, सारी मलाई वही लोग खा रहे हैं जो न शिक्षक है, न वैज्ञानिक है, न जवान है और न किसान। यही कारण है कि इतने साल बाद भी हमारी स्थिति अभी दयनीय बनी है। इस व्यवस्था को हमें बदलना हो। जो लाभ है, चाहे विकास का हो या उन्नति का हो, प्रगति का हो, वो लाभ सब तक पहुंचने के लिए जरूरी है इस व्यवस्था को बदलना होगा, इस देश की राजनीति को बदलना होगा, हर चीज को बदलना होगा। आज तो 15 अगस्त है, फिर भी मुझे कहने में ये परहेज नहीं है कि दुष्प्रचार किया गया संविधान बदल दिया जाएगा। ये संविधान को भी बदला जा सकता, संविधान हमने ही तो बनाया है और अपनी जरूरत के लिए संविधान को बनाया है। 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 के पहले तो वो संविधान नहीं था, हमने बनाया है। हमें वो संविधान बहुत प्यारा है और उस संविधान के माध्यम से हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है। लेकिन यदि वक्त के साथ हमें ऐसा लग रहा है कि संविधान से जितनी चीजें हम हासिल कर सकते थे हासिल कर चुके हैं, अब हमें कुछ और हासिल करना है, तो और उसके लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है, तो हम बदल सकते हैं, कोई पाप नहीं है ये। कितना थोथा प्रचार किया जाता है अनपढ़ लोगों के द्वारा। चीन ने अपना संविधान 3-3 बार बदल दिया। भारत के साथ ही चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ 1948 में, तब से चीन का संविधान 3-3 बार बदल गए। तो संविधान बदलना इतना बुरा होता, पाप होता, तो चीन में क्यों बदला जाता? क्या चीन ने प्रगति नहीं किया? चीन तो हमसे भी ऊपर। ऐसे ही रूस में सोवियत संघ के जमाने से लेकर के आज तक कई बार संविधान बदला गया, लेकिन ये पता नहीं
लोगों की अशिक्षा का नाजायज लाभ उठा करके, अज्ञानता और गैर जागरूकता का नाजायज लाभ उठा करके बहुत सारा झूठा प्रचार किया जाता है। उसकी गहराई में उतरने की लोग कोशिश नहीं करते। हर चीज इटर्नल कुछ भी नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं। यदि कोई आस्तिक व्यक्ति है, भगवान में विश्वास करता है, तो अधिक से अधिक एक भगवान ही शाश्वत है। ओनली गॉड इज इटर्नल, नथिंग एल्स। तो संविधान भी मानवीय चीज है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज। जब हम अपने कानून को बदल सकते हैं तो संविधान भी एक प्रकार का कानून है। हाँ, ये जरूर है कि संविधान को इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि किसी खास पार्टी के लोगों को संविधान बदलने से लाभ हो जाए, या संविधान को इसलिए भी नहीं बदलना चाहिए कि समाज के किसी खास वर्ग को या किसी खास समुदाय को या खास धर्म के लोगों को ही उसके बदलाव से कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला हो। तो इसके लिए बिल्कुल ही संविधान नहीं बदलेगा। हाँ, यदि संविधान को बदलने से एक एक व्यक्ति का लाभ हो, समाज में सबका लाभ हो रहा हो, पूरे देश का लाभ हो रहा हो, तो ऐसे संविधान को बदलने में भी कोई बुराई नहीं है। और यदि संविधान को बदलना पाप होता तो हमारे संविधान बनाने वालों ने ही हमारे संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था क्यों की होती? तो इसलिए संविधान में बदलाव किया जा सकता है और किसी भी सीमा तक बदलाव किया जा सकता है। संविधान बनाने वालों ने तो संविधान संशोधन पर कोई सीमा लगाई ही नहीं थी। मतलब कि किसी भी सीमा तक संविधान में बदलाव किया जा सकता था। यदि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनकी विचारधारा पर हम जाए तो ये बात एकदम सही है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा 1973 में कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। आज भी संविधान में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, मूलभूत सिद्धांत कहीं दिखाई नहीं है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत दिया अपनी ओर से कि संविधान को में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में, बुनियादी बातों में जिस पर हमारा संविधान आधारित है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो आप जो है जो भी करना चाहो करो, बस उस सीमा को ध्यान में रखो। ये जानना इसलिए जरूरी है, और मैं इन बातों का आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप समाज में आपका एक विशेष स्थान है और आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है। आगे आने वाले वक्त में आप IAS PCS भी बनेंगे, या हो सकता है आप राजनीति में आए तो मंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, राज्यपाल भी बन सकते हैं। तो आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से खुला होना चाहिए। केवल कुछ लोगों के कहने की वजह से आपको अपनी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अपने अध्ययन के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर, विवेक के आधार पर अपने निष्कर्ष विकसित करने चाहिए।